नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इस समय बड़ा हलचल देखी जा रही है। नई टीम जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बनाई, उसकी आज पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें सभी को ये देखना था कि इस नए जो बैठक है इसमें नए जो लोग नेता जो जिनको पदाधिकारी है उनको क्या देना है, क्या करना है, और भाजपा अपनी आइडियोलॉजी और चुनाव की दिशा क्या होगी इस बैठक में, यही सब तय होना था, परिचय हुए। लेकिन एक प्रस्ताव भी पास हुआ जो सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवाद से जुड़ा है। ये प्रस्ताव है वंदे मातरम को लेकर पास किया गया 10 बिंदुओं का एक महासंकल्प। हम इस बैठक के मुख्य प्रस्तावों, इसके पीछे की रणनीति और भाजपा के आने वाले रोड मैप का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात उस मुख्य प्रस्ताव की जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। इस 10 सूत्री प्रस्ताव के तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों यानी सभी 6 छंदों को गाने का फैसला किया गया। इस पहली बैठक की शुरुआत में ही पार्टी के सभी नए पदाधिकारियों ने एक साथ वंदे मातरम के इन सभी छंदों का पूर्ण गायन किया। इसके पीछे पार्टी का एक बहुत ही स्पष्ट आइडियोलॉजी संदेश है कि जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता का विजय घोष था, लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। पार्टी का मानना है कि 2047 के महासंकल्प को पूरा करने के लिए देश के भीतर उसी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी ऊर्जा की जरूरत है जो ऐसी आज़ादी के समय थी। वंदे मातरम को पूर्ण रूप अपनाकर पार्टी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को और मजबूत करेगी। इसी बैठक के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग हुई तो संबित पात्रा ने बताया कि बड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के वर्षों संगठनात्मक विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी और एनडीए को देश के 22 राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। इसी विकास यात्रा और ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए इस नई टीम ने संकल्प लिया है। बैठक में संबित पात्रा और नितिन नवीन दोनों ही नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बहुत तीखा हमला बोला। इस बैठक में कांग्रेस के उस फैसले पर कड़ा पलटवार किया गया जिसमें कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल 2 श्लोक गाने की या 2 छंद गाने की बात कही थी। भाजपा ने इस पर एग्रेसिव होते हुए कहा और आरोप लगाया कि इतिहास में पहले भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम का विभाजन किया गया और इसके महत्वपूर्ण अंशों को काटा गया। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम का ये विवाद नया नहीं है। उन्होंने इतिहास का हवाला देकर कहा कि साल 1950 में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को एक समान सम्मान मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के पूर्ण गौरव को दबाने का प्रयास किया। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि वंदे मातरम केवल 2 छंदों का गाना और इसके पूर्ण रूप को स्वीकार न करना देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के साथ विश्वासघात है। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पार्टी इस समय मोदी @25 कार्यक्रम की बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। अगर हम इतिहास को देखें तो 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक यानी मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा इस अवसर को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने की योजना बना रही है। इस नई टीम की बैठक में यह तय किया गया कि देश के कोने कोने में हर राज्य और हर जिले में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 25 सालों के नेतृत्व, उनकी नीतियों और देश में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। इसका सीधा उद्देश्य संगठन के स्तर पर ब्रांड मोदी को और अधिक धार देना। सांस्कृतिक प्रस्तावों के अलावा इस बैठक का एक बहुत ही व्यवहारिक और चुनावी पहलू भी था। बैठक में मुख्य रूप से 2027 में विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड जैसे कई देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा जानती है कि इन राज्यों के चुनाव
आगामी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पकड़ को बनाए रखना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। पार्टी लीडरशिप ने पहली ही बैठक में साफ कर दिया कि नई टीम के पास आराम करने का समय नहीं है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अभी से अपने अपने प्रभार वाले राज्यों में जमीनी स्तर पर सक्रिय होने के निर्देश दे दिए गए। विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की। इस बैठक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु था देश के युवाओं, विशेषकर जेनजी यानी नई पीढ़ी की पार्टी के साथ जोड़ना। पिछले कुछ समय से देश के भीतर कई युवा आंदोलन और सामाजिक बदलाव देखे गए। आज का युवा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उसकी राजनीतिक समझ और उम्मीदें पिछली पीढ़ियों के से काफ़ी अलग है। बीजेपी लीडरशिप ने इस बात को गंभीरता से स्वीकार किया कि अगर संगठन को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखना है तो युवाओं की सोच के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को पूरी तरह से रीडिज़ाइन करने पर भी सहमत बनी। केवल पारंपरिक भाषणों के भरोसे न रहकर युवाओं की भाषा और उनके पसंदीदा माध्यमों के जरिए उन तक सरकारी योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को पहुंचाया जाएगा। बूथ स्तर पर युवा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान के शुरू करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा गया। कुल मिलाकर भाजपा की ये पहली बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये पार्टी के भविष्य के एजेंडे का एक ब्लूप्रिंट है। एक तरफ जहां वंदे मातरम के जरिए वैचारिक राष्ट्रवाद को और गहरा किया जा रहा है और कांग्रेस को घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी एट 25 के जरिए नेतृत्व को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले चुनावों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल तैयारियां और युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अब देखना है कि ये नई टीम इन प्रस्तावों को जमीन पर कितनी मजबूती से लागू कर पाती है। धन्यवाद। देखते रहे जी मीडिया।